मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं। अब 10वां साल चल रहा है। इन 10 सालों में मोदी सरकार की जो एक सबसे बड़ी पहचान बनी है वो ये है कि वो हर बार कोई एक ऐसी नई स्कीम लेकर आते हैं जिसके बारे में ना तो पहले से किसी को पता होता है और ना ही इसका कोई ठीक से अंदाजा लगा पाता है। किसी को भी पता नहीं था कि एक दिन अचानक मोदी सरकार नोटबंदी कर देगी। किसी को यह भी नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में अचानक योगी आदित्यनाथ नाम के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इसी तरीके से अचानक एक रात में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा दिया जाएगा या फिर CAA बिल पास कर दिया जाएगा। ट्रिपल तलाक हो या अभी ताजा 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरों का चुनाव हो, सभी ऐसे फैसले हैं जिनके बारे में किसी को भी पहले से कोई खबर नहीं थी। तो क्या ये सरकार, ये प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी इतनी रहस्यमयी है कि इनके बारे में किसी को कोई अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है? या फिर कोई ऐसी घड़ी है, रास्ता है या चाबी है जिसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार अब अगला कदम किस ओर बढ़ाने वाली है? कैसे पता लगेगा कि सरकार क्या कर रही है और क्यों कर रही है? आइए आज इसी सवाल का जवाब आपको देते हैं। हमें लगता है कि मोदी सरकार को समझने के लिए सबसे जरूरी ये है कि हम उसकी विचारधारा को ठीक से समझें। देखिए, मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो अमित शाह हो या फिर JP नड्डा हो, इन्होंने वो किताबें या वो साहित्य पढ़ा है जो हमारे सेकुलर माने जाने वाले बड़े ज्ञानी या थॉट लीडर या वैचारिक नेतृत्व का दावा करने वाले लोग नहीं पढ़ते हैं। यहाँ तक कि पत्रकारों ने भी कभी इसे ध्यान से नहीं पढ़ा है। मोदी और उनकी सरकार के लोग हेडगेवार को पढ़ते हैं, गोलवरकर को पढ़ते हैं और सावरकर को पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को पढ़ते हैं। अगर आपने दीनदयाल उपाध्याय की 2 किताबें इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड एनालिसिस ऑफ सम बेसिक एलिमेंट्स और द 2 प्लान्स पढ़ी होंगी तो आपको समझ में आएगा कि मोदी सरकार के जितने भी आर्थिक फैसले हैं, आम आदमी तक, गरीबों तक अनाज बांटने से लेकर उनको सीधे कैश देने तक, इन सब के पीछे की सोच वहीं से आती है। आप दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइन में लगे अंतिम आदमी तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर उनका कितना जोर था। वो कहते थे कि कोई भी नागरिक इस लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। आप इसको जरा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये करीब करीब गांधी जी के विचारों से ही मिलता जुलता विचार है, जहां पर यह बात कही जा रही है कि जब भी सरकार कुछ सोचे तो सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा कमजोर व्यक्ति का चेहरा सामने होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी दूसरी किताब द 2 प्लान्स में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 5 वर्षीय योजना वाली अर्थव्यवस्था की समीक्षा की थी और ये कहा था कि हमें आत्मनिर्भरता पर विचार करना चाहिए और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब जब आप प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की तरफ देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये विचार दरअसल कहां से आया। पिछले तमाम सालों से RSS के जितने भी सर संघचालक हुए हैं, सबने इस बारे में बात की है और वहां पर 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव वाला आइडिया भी बार बार आया है। अगर आप गोलवरकर गुरुजी के विचारों को पढ़ेंगे तो आपको वहां भी ये विचार बार बार आता दिखाई देगा। दिक्कत यह है कि हमारे देश के पढ़े लिखे लोग नेहरू और गांधी के अलावा बाकी किसी विचारक को और खासकर भारतीय विचारक चिंतक को कम पढ़ते हैं और इसीलिए उन्हें यह नहीं पता चलता कि दूसरी विचारधारा के लोग भी अपने विचारों को रखते हैं और इसी को लेकर अब मोदी और बीजेपी दोनों चल रहे हैं। मोदी, बीजेपी और दूसरी पार्टियां, खासकर कांग्रेस और उसके साथियों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि मोदी, बीजेपी और RSS हमेशा अपनी विचारधारा को केंद्र में रखकर उसके हिसाब से काम करते हैं, जबकि कांग्रेस ने पिछले काफी सालों से विचारधारा का नाम ही भुला दिया है। सत्ता ही उनकी प्रमुख विचारधारा बन चुकी है। कश्मीर में जो बदलाव हुए हैं
मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो बदलाव हुए हैं, राम मंदिर का बनना और प्राण प्रतिष्ठा होना, या फिर जितने भी आर्थिक बदलाव आपने देखे हैं, ये सब बीजेपी की उसी विचारधारा का हिस्सा हैं और वहीं से निकले हैं। कुछ और नमूने अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो राम धुन गांधी जी गाया करते थे, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, उसको लेकर भी बीजेपी और संघ परिवार का मानना है कि राम के इस भजन को गांधी ने सेकुलरवाद के नाम पर बदल दिया, जो कि गलत है। वो इसीलिए कांग्रेस पर छद्म सेकुलरवाद का आरोप लगाते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 1976 में जो बदलाव हुआ, जहां पर सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द डाले गए, उसको लेकर भी बीजेपी का यही आरोप है। और ये सारे विरोध उनकी अपनी विचारधारा से ही निकल कर आते हैं। और जैसा कि हमने पहले कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जो अपनी विचारधारा को बहुत अच्छे ढंग से फॉलो करती है, उसको समझकर उसको लागू करती है। इसका सबसे बढ़िया नमूना ये है कि जब बीजेपी की वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, तो सीआईए को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। बाद में एक अमेरिकी प्रोफेसर स्टीफन कोहेन ने कहा था कि सीआईए की दिक्कत ये है कि वो केवल क्लासिफाइड यानी गुप्त चीजों को ही पढ़ने की कोशिश करती है। अगर उसने बीजेपी का मैनिफेस्टो ठीक ढंग से पढ़ा होता तो इसको पता चल जाता कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक यही बात मोदी सरकार और बीजेपी पर भी लागू होती है। अगर आप वो पढ़ें जो कि वो पढ़ते हैं, तो आप उनके फैसलों को जान और समझ सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार।